अस्सलाम वालेकुम जी दोस्त, सब कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं? सॉफ्ट एजेस के एक और व्लॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। ये व्लॉग हमारा इंग्लिश सीखने के लिए मैंने बनाया था, जिसमें स्लोली एंड ग्रेजुअली वी हैव डाइवर्टेड आवर अटेंशन टू द सीएसएस एग्ज़ामिनेशंस एंड चूँकि हमारी स्पेशलिटी जो है वो चैनल की वो इंग्लिश है। सो वी आर फोकसिंग ऑन द इंग्लिश एसेज जो कि सीएसएस में आते हैं। सो वेलकम बैक वंस अगेन to another episode of CSS 2025 series formally. In last video, we discussed Hamas-Israel conflict. Hamas-Israel conflict पे हमने ऐसे लिखा था और ये अगर आपको कुछ आउटलाइन में दोबारा शेयर कर सकूं. So the topic was Hamas-Israel conflict, a test case for the world consciousness. And honestly, कमेंट सेक्शंस में तो दोस्तों यारों ने मुझे किसी तरह का रिस्पांस अच्छा नहीं दिया, but still, so I'm definitely waiting for your responses. Many of the people who met me said that the writing about international conflicts becomes tricky because of emotions, biases और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तासुब होता है, तो उसमें इम्पार्शलिटी मेंटेन करना दैट इज़ वेरी गुड, गुड ऑफ मी, हमने इस चैनल के ऊपर जो है ना किया. So today's topic is very different yet equally powerful. अगर आप देखें इस स्क्रीन पर तो आपको नज़र आ जाएगा, ये भी CSS 2025 का एक ऐसे है जिसका टाइटल जो है वो है रिच इन पॉलिटिशियंस वी डेस्परेटली नीड स्टेट्समैन. दिस essay takes us from geopolitics to governance. Geopolitics भी है इसमें, गवर्नेंस भी है, फ्रॉम एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स टू इंटरनल मॉरल क्राइसिस. सो अब बात आती है कि ज़्यादा वक्त बर्बाद करने की बजाय कमेंट्री के ऊपर, सो लेट्स एक्सप्लोर हाउ टू टैकल दिस ऐसे लॉजिकली एंड क्रिएटिवली. ठीक है, तो चलते हैं अपने ऐसे की तरफ. लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल सॉफ्ट एजेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें. बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे बर वक्त वीडियोज़ जो हैं आप तक पहुंचती रहें. साथ साथ वीडियोज़ को अपने दोस्तों, यारों और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, उनको फॉरवर्ड किया करें ताकि मेरी भी एनकरेजमेंट होती रहे. सो लेट्स स्टार्ट विथ द एसे. चलें जी, ये टॉपिक मैंने यहाँ पर लिख दिया है. द वर्ड पॉलिटिशियन यूजुअली रेफर्स टू समवन हु इज एंगेज्ड इन पॉलिटिक्स, ऑफन फोकस्ड ऑन पावर, पॉपुलैरिटी एंड शॉर्ट टर्म गोल्स. और अगर स्टेट्समैन की बात करें, सॉरी, ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, स्टेट्समैन, ठीक है. स्टेट्समैन की बात अगर करें, ऑन द अदर हैंड इज समवन विथ विजन, इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी एंड द एबिलिटी टू राइज अबव द पार्टी इंटरेस्ट एंड नेशनल गुड. ठीक है, अपने मुफादात को छोड़ के मुल्क और कौम का भला जो करेगा वो स्टेट्समैन कहलाया जाता है. सो व्हाट डज दिस ऐसे टेल अस? और ये ऐसे हमें क्या बताता है कि वी हैव मेनी पॉलिटिशियंस, हमारे पास सियासतदानों की भरमार है, बट वेरी फ्यू ट्रू पॉलिटिकल लीडर्स. हमारे पास असल सियासी जो रहनुमा है, लीडर, लीड करना, लीड हमें किस तरफ किया जा रहा है वो आपके सामने है कि जिन लोगों को हम लीडर कहते हैं वो हमें लीड किस तरफ कर रहे हैं ये आपके सामने है. इसलिए मैंने कहा कि वी हैव वेरी फ्यू ट्रू लीडर्स. ठीक है, क्राइसिस जो है वो सिर्फ नंबर्स का नहीं है, क्राइसिस जो है कैरेक्टर का है, उनकी पेश बीनी का है कि वो आगे देखने की सलाहियत रखते हैं या नहीं रखते, उनका किरदार कैसा है. सो दिस ऐसे इनवाइट्स यू टू एक्सपोज और एक्सप्लेन द डिफरेंस और उसका इम्पैक्ट क्या है गवर्नेंस के ऊपर. ये सारी चीजें आपने इस ऐसे के अंदर मेंशन करनी है. ठीक है, तो अगर आप दोबारा गौर करें कि टॉपिक के लिए जो हमें गाइडलाइन दी गई है, उस गाइडलाइन में क्या क्या चीजें शामिल हैं कि आपके ऐसे में आर्गुमेंटेशन भी होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन भी होनी चाहिए, नरेशन भी होनी चाहिए, उसकी एक्सप्लेनेशन भी दें आप, और एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी और भी चीजें इसके अंदर आपने शामिल, मिसालों के साथ शामिल करनी पड़ेंगी. तो सबसे पहले देखें कि एक्सपोजिशन क्या होगी और एक्सपोजिशन में आप क्या क्या कर सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट बेस्ड, अभी फिलहाल हम आउटलाइन पे काम नहीं कर रहे हैं, फिलहाल हम एक्सपोजिशन में, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सपोजिशन में क्या क्या चीजें आप शामिल कर सकते हैं. दूसरा, आर्गुमेंटेशन में क्या क्या चीजें शामिल की जा सकती हैं. ठीक है, आर्गुमेंट आप जब देंगे, दलील देंगे, तो उसमें क्या आएगा. ठीक है, नरेशन में क्या क्या चीजें शामिल की जा सकती हैं. तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक्सपोजिशन में आप क्या कर सकते हैं. एक्सपोजिशन में द वर्ड पॉलिटिशियन यूजुअली रेफर्स, आप एक्सपोज करेंगे, बताएंगे कि आइडिया को क्लियरली बयान करेंगे कि पॉलिटिशियन लफ्ज़ का मतलब क्या है, कि जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो, उसकी फोकस जो हो उसका वो पावर के ऊपर हो, पॉपुलैरिटी के ऊपर हो, उसके शॉर्ट टर्म गोल्स जो होते हैं. जबकि स्टेटमेंट को जब आप एक्सपोज करेंगे या उसको एक्सपोजिशन करेंगे, बयान करेंगे, तो वो शख्स होता है स्टेटमेंट जो कि विजन वाला हो, बसीरत अंगेज हो, इंटेग्रिटी हो, उसकी साख अच्छी हो और उसमें अपने ज़ाती या पार्टी के मफादात से बढ़कर कौमी भलाई के लिए ऊपर उठने की सलाहियत हो उसमें.
सो दिस ऐसे टेल्स अस वी हैव मैनी पॉलिटिशियंस। ये आपकी हो गई एक्सपोज। अब आते हैं आर्गुमेंटेशन को कैसे बिल्ड करेंगे, द कोर ऑफ द एसे। दूसरे नंबर पर लिखने की वजह ही यही है कि आप इसमें क्या आर्गुमेंट्स देंगे। आप यहाँ पे आर्गुमेंट ये दे सकते हैं कि नेशंस प्रोग्रेस व्हेन लेड बाय स्टेटमेंट्स नॉट पॉलिटिशियन, कि कौमों का भला उस वक्त होता है जब आप उनको जो है अपने ज़ाती मफाद की बजाय कोई भी सियासतदान कौम के भले की बात करे। आपको यहाँ लॉजिकली प्रूव करना पड़ेगा कि मुल्कों की तरक्की तब होती है जब उनके पास स्टेट्समैन होते हैं, सिर्फ पॉलिटिशियन से काम नहीं चलता। मिसाल के तौर पे आप जर्मनी के जो है वो कॉनराड आडमियर की मिसाल दे सकते हैं, सिंगापुर की ली कुआन यू की मिसाल दे सकते हैं कि दोनों ने अपने मुल्कों को विजन, ऑनेस्टी और कंसिस्टेंसी से ऊपर उठाया। राइज अप हुए ये कंट्रीज इन दोनों लीडर्स की अपनी साख की वजह से, उनके विजन की वजह से। जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़ की मिसाल लेंगे, हमारे जैसे तरक्की पजीर ममालिक यानी जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, या इस तरह के इस लेवल के लीग के जितने भी कंट्रीज़ होते हैं उनकी मिसाल लेंगे, तो यहाँ पॉलिटिशियंस ज़्यादातर अपनी पार्टी, इलेक्शन और बयानिया, रेटोरिक, अपोजिशन पे तनकीद, कारकर्दगी ज़ीरो, सिफर, इंस्टीट्यूशंस या इकोनॉमी पर कोई ध्यान नहीं देते। सिर्फ अपने मकसद के लिए सड़कें बन रही होती हैं, तो जनाब ब्रिजेस बन रहे होते हैं, उन ब्रिजेस के नाम भी अपनी पसंद के रखे जाते हैं। सो ये सिर्फ फोकस, और क्या होता है, फोकस अपनी ज़ात होती है, ठीक है? तो आप ये लिख सकते हैं कि पॉलिटिशियन नेक्स्ट इलेक्शन के बारे में सोचता है, जबकि स्टेट्समैन जो है वो नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचता है। पॉलिटिशियंस जो है वो इनस्टेबिलिटी को पैदा करते हैं, जानबूझ के पैदा करते हैं, जबकि स्टेट्समैन जो है वो लेगेसी, अपना विरसा, तिरका छोड़ के जाने की जो है कोशिश में लगे रहते हैं कि वो लोग उन्हें किन नामों से, किन अल्फाज से याद करें, ठीक है? मिसाल कायदे-आज़म की दे सकते हैं आप, अल्लामा इकबाल साहब की दे सकते हैं। तो ये स्टेट्समैन थे। पॉलिटिशियंस, आज के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, आप उनकी एग्ज़ाम्पल अगर लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं। ट्रू लीडरशिप का मतलब मॉरल करेज और लॉन्ग टर्म विज़न होता है। ये आप इसमें आर्गुमेंट्स में शामिल कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं नैरेशन का। डिस्क्रिप्शन का यूज़ अगर आप करेंगे तो इसमें डिस्क्रिप्शन में भी ये कह सकते हैं कि एसे को ज़िंदा बनाना है तो डिस्क्रिप्शन लाज़मी है। सोचिए कि एक लीडर इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा है, लोग उसे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लेकिन वो रिफ़ॉर्म करने की हिम्मत रखता है। शॉर्ट टर्म क्रिटिसिज्म के बावजूद वो मुल्क के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में कई काम करता है। यही स्टेट्समैनशिप होती है। मॉरल करेज और पेशेंस का कॉम्बिनेशन जो होता है वो स्टेटमेंट्स की खासा होता है। नरेशन की अगर आप बात करेंगे तो नरेशन में यानी कि कहानी या मिसाल दें, उसमें नरेट करें चीज़ों को। आप लिख सकते हैं नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में गुजारने के बाद अपने जेलर्स को माफ़ कर दिया और साउथ अफ्रीका को यूनाइट किया। ये स्टेटमेंटशिप की निशानी है। कायदे-आज़म साहब, मिस्टर जिन्ना साहब की मिसाल ले सकते हैं, जिन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर के बावजूद अपने प्रिंसिपल्स पर कभी कॉम्प्रोमाइज़, समझौता नहीं किया, और इसी तरह शॉर्ट नैरेटिव ऐसे को एंगेजिंग और मेमोरेबल आप बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है जी? तो ये 3 पॉइंट्स मैंने सोचा कि पहले आपको बता दूं कि ऐसे के लिए जो चीज़ें कही गई हैं, पहले उनको फोकस करते हैं। ठीक है? अब आते हैं ऐसे की आउटलाइन में क्या-क्या लिखना है। आउटलाइन जब आप बनाएँगे, जैसा कि अगर आप ऊपर देखेंगे, मैं दोबारा ये ऐसे का इमेज आपको शेयर करता हूँ। देखें, इसमें लिखा हुआ है आउटलाइन इज़ नेसेसरी। आउटलाइन में क्या-क्या चीज़ें हैं? आउटलाइन में सबसे पहले आप देंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जब तक नहीं होगा तब तक आपका एसे जो है वो जानदार नहीं बनेगा। इंट्रोडक्शन में आपका कैपिटल सेंटेंस होता है कि जो आप शुरू करेंगे, तो शुरू करने के लिए जो बुनियादी आंसर होगा वो आपके इंट्रोडक्शन में आएगा। इसमें आप क्या-क्या कर सकते हैं? इसमें आप पैराडॉक्स एक्सप्लेन करें कि पॉलिटिशियंस ज़्यादा हैं, स्टेट्समैन कम है। ठीक है? तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। उसके बाद आप पॉलिटिशियंस को कंपेयर करेंगे, ठीक है? किसके साथ? स्टेट्समैन के साथ। स्टेट्समैन स्टेट्समैन डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स बताएँ यहाँ पर कि क्या-क्या है इनकी खुसूसियात और इनके जो है ना डेफिनेशन क्या है, तारीफ़ क्या है इनकी। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट ये ले सकते हैं आप कि मॉडर्न पॉलिटिक्स में जो है वो कमी है, फुकदान है, क्राइसिस है। मॉडर्न पॉलिटिक्स क्राइसिस इन रिलेशन टू द लीडरशिप, ठीक है? इन रिलेशन टू द अवेलेबिलिटी ऑफ लीडर्स कह लें, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टेट्समैन कह लें, सॉरी, ऑफ स्टेट्समैन। ठीक है? तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथे पॉइंट में आप गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशंस पर ऐसे अफराद के या ऐसे सियासतदानों के असरात, इफेक्ट ऑन गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ पॉलिटिशियंस। लीडर, ये लफ्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर एक चोरों का ग्रुप है जो बैंक में डकैतियां करते हैं या लूटमार करते हैं, स्नैचिंग करते हैं, उनका भी तो कोई लीडर होता है ना। तो लीडर लफ्ज का इसेंस क्या बनता है कि कोई जो ग्रुप का सरबराह है वो आपको किस तरफ लीड कर रहा है। तो लीडर लफ्ज जो है ना वो रहनुमा
रहनुमा, चोरों का भी रहनुमा हो सकता है कि जनाब चोरों का एक ग्रुप बना दिया। स्टेट्समैन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है जी। अच्छा, पांचवा जो है इसमें आप पॉइंट क्या ले सकते हैं? पांचवा, व्हाई द वर्ल्ड नीड्स अ स्टेट्समैन नाउ, व्हाई द वर्ल्ड नीड्स स्टेट्समैन नाउ। अब क्यों जरूरत है, अब क्यों जरूरत है, उसके ऊपर आप बयान कर सकते हैं कि ग्लोबल चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, मॉरल कोलैप्स हो चुका है, अखलाकी जो जनाजा निकल चुका है लाइफ का, माशरे का, मजहबी मसाइल पैदा हो चुके हैं। यूरोप की मिसाल देंगे तो वहाँ पर इल्हाद का एग्जाम्पल दे सकते हैं आप। गवर्नेंस के इश्यूज को बयान कर सकते हैं इस पांचवें पॉइंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद आप एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेट्समैन दे सकते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेट्समैन कि इसके अंदर कौन कौन सी मिसालें दे सकते हैं। मिस्टर जिन्ना की, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की मिसाल दे सकते हैं आप। नेल्सन मैंडेला की मिसाल दे सकते हैं, अब्राहम लिंकन की मिसाल दे सकते हैं, चर्चिल की मिसाल दे सकते हैं, सिंगापुर के ली कुआन यू की मिसाल ले सकते हैं, जिन्होंने हाथ जोड़ के अपनी कौम से खुदा हाफिज किया कि भाई अब मुझे वजीर आजम बनने का कोई शौक नहीं है, एंड हिस्ट्री आपके सामने है, ठीक है जी। उसके बाद सातवां पॉइंट आप इस पूरी आउटलाइन के अंदर क्या बयान कर सकते हैं? कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं, नताइज क्या होते हैं, लीडरशिप अगर ना हो तो उसके असरात क्या बनते हैं। सो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लीडरशिप डेफिसिट, लीडरशिप की अदम दस्तयाबी हो तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा पॉलिसी इंस्टेबिलिटी हो सकती है। आज एक पॉलिसी है, कल दूसरी पॉलिसी, यानी नया लीडर जब आएगा तब नई पॉलिसी होगी, इंस्टीट्यूशनल डीके होगा, इदारे तबाह बर्बाद होते चले जाएंगे, इदारों की कारकर्दगी कोई नहीं होगी, सर्विस डिलीवरी स्ट्रक्चर कोई नहीं होगा। तो इदारों में जब आपका काम पड़ेगा तब आपको जो है लॉन्ग डिलेज का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि गाइड करने वाला यानी लीड करने वाला रहनुमा कोई नहीं है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं इसके, ठीक है जी। आठवां पॉइंट जो है इसके अंदर जो है वो डेवलपिंग स्टेट्समैनशिप, कि कैसे हम स्टेट्समैनशिप को पैदा कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो तैयार करने का क्या तरीका है? एजुकेशन के जरिए, मॉरल ट्रेनिंग के जरिए, इदारों को मजबूत बनाकर, हम ऐसे इदारों की मजबूती के जरिए, अखलाकी तरबियत के जरिए, तालीम के फैलाव फरोग के जरिए हम ऐसे स्टेट्समैन तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इसमें यकीनी तौर पर हमने पिछले एसेस के अंदर भी इस चीज को हाईलाइट किया था कि इसमें मीडिया का किरदार जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, सिविल सोसाइटी का किरदार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जब तक अपना काम नहीं करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट इज नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर, तो मीडिया इज प्रेजेंट एवरीवेयर। मीडिया के जरिए आप इंटेग्रिटी इन पॉलिटिक्स को प्रोमोट करें। पॉलिटिक्स में अच्छी साख के हामिल लोगों को आपने प्रोमोट करना है, उनकी पब्लिसिटी करनी है, उनके अच्छे कामों की तारीफ करनी है, उनके जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना है उनके ऊपर। तो ये रोल ऑफ मीडिया, इसमें यूथ का भी किरदार है कि हमारे यहाँ यूथ जो है वो किस तरफ जा रहे हैं। इसका अंदाजा आप टिकटॉक या यूट्यूब पर वीडियोस की जो बहुत पसंद की जाती है उसको देख के लगा सकते हैं कि हमारी यूथ किस तरफ जा रही है और उनका ध्यान किस तरफ है, ठीक है। तो जो गैप है पॉलिटिक्स के अंदर स्टेट्समैन का, वो फिलअप क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपकी यूथ जो है वो किस तरफ जा रही है। एग्जाम्पल मैंने आपको दी। लास्ट पॉइंट जो है हमेशा कंक्लूसिव होता है, कंक्लूसिव, नतीजा खेज। आप नतीजा क्या निकालेंगे? इसका पूरे इन 8-9 पॉइंट्स का नतीजा निकलेगा। तो आप ये बताएंगे कि मुल्कों की तरक्की नंबर्स पर नहीं होती भाई, बल्कि कैरेक्टर्स पर डिपेंड करती है। कैरेक्टर बिल्डिंग जब तक नहीं होगी, किरदार साजी नहीं होगी, तब तक आपको एक अच्छा लीडर आप बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब इसमें आप सैंपल इंट्रोडक्शन की अगर आप बात करेंगे तो आपको क्या क्या चीजें शामिल करनी पड़ सकती हैं? एक्सपोजिशन और इसमें आप आर्गुमेंटेशन, ये दो फर्स्ट 2 पॉइंट्स जो हैं अगर आप इनको फोकस करेंगे तो मैं आपको ये एक सैंपल इंट्रोडक्शन ये बता सकता हूँ कि तारीख जो है वो गवाह है कि मुल्कों को पॉलिटिशियंस नहीं, स्टेट्समैन ने बनाया है। पॉलिटिशियंस पावर के लिए उठते हैं, स्टेट्समैन मिशंस के लिए उठते हैं। आज के दौर में अगर पॉलिटिक्स एक कैरियर बन चुका है, कॉलिंग नहीं रही, ठीक है, तो यही वजह है कि सोसाइटी में मॉरल क्राइसिस भी आ चुका है, अखलाकी इकदार खत्म हो चुकी है, मॉरल वैल्यूज खत्म हो चुकी हैं। तो दिस ऐसे विल एक्सप्लोर अबाउट दिस टॉपिक, ये ऐसे इस बात को एक्सप्लोर करेगा कि लीडरशिप सिर्फ सीट जीतने के लिए नहीं होती, या सीट जीतने का नाम नहीं, बल्कि विजन और सेक्रीफाइस का नाम है, ठीक है जी। सो ये आपको मैंने थोड़ा सा बता दिया कि ये आपकी आउटलाइन हो गई, और इसका इंट्रोडक्शन जो है जो लिखना है वो उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे इंट्रोडक्शन को आप बना सकते हैं इसका ऐसे का। इसमें थोड़ा सा राइटिंग स्ट्रेटेजी रिकैप भी मैं आपको बता देता हूँ। रिकैप स्ट्रेटेजी, हिकमत अमली क्या बनाएंगे आप? इसमें हिकमत अमली को बहुत ही अहमियत देनी है, इसलिए आपको फोकस किन चीजों पे करना पड़ेगा? एक्सपोजिशन, ठीक है, एक्सपोजिशन को आपने फोकस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट्स लिखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो उसमें एक्सपोजिशन का किरदार बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसमें आपने आर्गुमेंटेशन को भी फोकस करना पड़ेगा। आर्गुमेंटेशन को फोकस क्यों करेंगे? आर्गुमेंटेशन को फोकस करने का मतलब यह है कि जब आप लॉजिकल पॉइंट्स और एविडेंस देंगे तब आपको एग्जामिनर यकीन से कह सकेगा कि ही इज आर्गुमेंटिंग अबाउट दिस ऐसे वेरी क्लियरली। डिस्क्रिप्शन की बात मैंने आपसे कही, तो डिस्क्रिप्शन में
आपने क्या लिखना है डिस्क्रिप्शन में जब आप चीज़ों को विजुअलाइज़ करवाते हैं। नेल्सन मंडेला की एग्ज़ाम्पल दी मैंने आपको। जेल में जेलर्स को माफ़ किया, ठीक है? ठीक है? तो ये डिस्क्रिप्शन हो गई। इसमें नैरेशन आप हवाला जात दें, ठीक है? रियल लाइफ़ इसमें भी मिस्टर जिन्ना की एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, स्टोरीज़ लिखें आप इसमें। रियल लाइफ़ वाक़यात बयान करें। तो ये कॉम्बिनेशन जो है ना, ये आपके एसे को एक ज़बरदस्त उठान भी देगा और एनालिटिकल और रीडेबल भी बनाएगा। ठीक है जी? तो ये आप आज का एक और एसे था जो कि सीएसएस 2025 के सेक्शन में आपके सामने है और ये एसे जो है वो अगर आप गौर करेंगे मैं आपके लिए सामने स्क्रीन पे रखता हूँ तो ये एसे जो है वो 5वें नंबर पर मौजूद है। ठीक है जी? तो दोस्तों ये टॉपिक हम सबको लीडरशिप के असल मतलब पर सोचने पर मजबूर करता है। आप अगर मार्क्स लेना चाहते हैं तो ये तभी मुमकिन है कि जब आप बैलेंस्ड और रिफ्लेक्टिव टोन में ये एसे लें। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया है, ये आज हमने नई तरतीब के साथ जो लिखा है, तो आप ये वीडियो लाइक कीजिएगा और अपने शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ। और जो एस्पायरेंट्स हैं जो अगले साल ये सीएसएस या पीएमएस या दूसरे एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव टाइप के एग्जाम्स अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में हम सीएसएस 2025 के एक और थॉट प्रोवोकिंग एसे को दोबारा डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अगले वीडियोस में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।